बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, भारत अपने फौजी की रिहाई के लिए बहुत ज़्यादा तड़पता नज़र आ रहा है। कहा ये कि सर्जिकल स्ट्राइक की, और सर्जिकल स्ट्राइक ऐसी की कि एक फ़ौजी पकड़ा गया, 8 फ़ौजी उनके जो हैं वो जा बहक हो गए। तमाम चीज़ें हमारे सामने आती गई, लॉजिकल कंक्लूजन कोई नहीं निकल पाया कि सर्जिकल स्ट्राइक आखिर हो कैसे पाई। कल भी हमने अपने शो में बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर ये कहा गया कि पैराट्रूपर्स भेजे, जिसके बाद उससे भी यू टर्न ले लिया गया और कहा कि जी नहीं, एयर स्पेस की कोई वायलेशन नहीं की गई। अब राजनाथ ये कहते हैं कि अपने भारतीय फौजी जो गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान के अंदर, उसको छुड़वाने के लिए पूरी कोशिशें करेंगे। लेकिन अजीब बात यह है कि भारतीय साइड पर वाघा बॉर्डर पे आज भी दूसरे दिन कल भी स्टैंड्स खाली रहे, यानी भारत में खौफ पाया जाता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हसन अस्करी भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे स्टार्ट करूंगी। ये जिस तरीके से फौज का वहाँ उन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद फौजी पकड़ा गया, अब उनका रिएक्शन कुछ माइल्ड नजर आता है कि जी हमारा फौजी हमें वापस कर दे। ये कैसी सर्जिकल स्ट्राइक थी कि पकड़ा भी गया फौजी? देखिए, हिंदुस्तान का मसला ये है कि उसे नकल का शौक है, अमेरिका की नकल का शौक है, लेकिन नकल करने के लिए भी तो आपको अकल की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब अकल नहीं होगी उस वक्त तक आप मखसूस हालात के मुताबिक अपनी कार्रवाई नहीं कर सकते। और ये आर्गूमेंट तो हमने पहले भी डिस्कस की है कि सर्जिकल एयर स्ट्राइक के कोई वहाँ सबूत मुहैया नहीं होते। और ब्रिगेडियर गजनफर साहब ने इससे पहले कल के प्रोग्राम में तफसीलन ये बात की थी कि अगर आप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, और ग्राउंड ट्रूप्स का अगर इस्तेमाल है तो उसके लिए क्या होता है, और जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल की इतनी बड़ी फेंसिंग है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास या किसी के पास कोई ऐसा एविडेंस है जो हिंदुस्तान की बात को सपोर्ट कर सके। हाँ, सीज फायर वायलेशंस हुई हैं, लेकिन मेरी आर्गूमेंट ये है कि कम से कम इंडिया ने बड़े वाज़े तौर पे एडमिट किया है कि उसने सीज फायर वायलेशन की है, फायरिंग की है सीज फायर के ऊपर, और इस पॉइंट को पाकिस्तान को बड़ा वाज़े तौर पे उठाना चाहिए, क्योंकि माजी में देखा है वाक़यात होते रहते हैं। रात भी एक वाक़या हुआ है सीज फायर लाइन के ऊपर, तो हमेशा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया जाता है कि जनाब पाकिस्तान वालों ने किया। अब हिंदुस्तान इस चीज़ को जब एडमिट करता है तो ये बात पाकिस्तान को उठानी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस को भी कम से कम रिकॉर्ड के लिए, ना सिर्फ यूनाइटेड नेशन बल्कि जो बड़े ममालिक हैं उनको रिकॉर्ड के लिए ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। सही। गजनफर साहब, क्या ये भारतीय फोर्सेस की नाकामी नहीं थी कि इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की गई लाइन ऑफ कंट्रोल को, और एक भारतीय फौजी को गिरफ्तार कर लिया गया? अब वो कह रहे हैं जी हम अपने भारतीय फौजी को रिहा कराने के लिए जितनी कोशिशें हो सकी करेंगे, डिप्लोमेटिक कोशिशें, डिप्लोमेटिक चैनल्स तो सारे तोड़ते चले जा रहे हैं। अब किस मुंह से मांगेंगे अपने फौजी को वापस? बहुत शुक्रिया अनीता। पहली बात तो ये है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर 3 जगहों पे जो कोशिश की गई थी, तो 2 जगह पे, एक जगह पे 6 फौजी जो हैं उनको जो है वो टारगेट किया गया, उनकी डेड बॉडीज जो हैं वो राइट ऑन द बॉर्डर लाइन पड़ी। 3 वो घसीट के ले गए, 3 वो डेड बॉडीज जो हैं वो वही लाइन ऑफ कंट्रोल पे परसों तक छोड़ गए थे, और वो एक नाला था जिसके थ्रू वो इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे थे, तो उनको सराउंड कर दिया गया था। ये they were still about 1500 short of the LOC। एक और जगह थी, वहाँ पे भिम्बर के नीचे उन्होंने कोशिश की, वहाँ भी उनको टारगेट किया गया, और वहाँ पे कोई 3 उनकी डेड बॉडीज जो हैं वो पड़ी हुई थी, और उनकी तस्वीरें भी बड़ी जल्दी ICR आपको रिलीज कर देगी, लोकेशन भी बता देगी, ड्रोन लोकेशन भी बता देगी। तो ये जो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत बड़ा सही कहा कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो वो एक फोबिया में है कि जी अमेरिकन ने जिस तरह एक यूनिलैटरल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो ये भी ऐसा काम कर लें और दुनिया को बताएं कि जी हमने जो है वो पाकिस्तान जो टेररिज्म करता तो हमने ये एक्शन किया है। लॉन्चिंग पैड, अब आप मुझे बताइए, आप भी एक स्टडी करती रहती हैं, क्या अकल ये कहती है कि किसी टेररिस्ट का लॉन्चिंग कैंप जो है, लॉन्चिंग पैड जो है वो, या कैंप जो है वो LOC के 1500 मीटर में या 3000 मीटर में होगा? तो आबेल मुझे मार वाली बात हो जाएगी ना गजनफर? ऐसी चीजें तो बैकग्राउंड में रखी जाती हैं, क्योंकि वो जो आपकी इमीडिएट जो लाइन ऑफ कंट्रोल होती है वो तो सर्वेल हो रही होती है, टेक्निकली भी हो रही होती है और वैसे भी हो रही है। अब दूसरी जहाँ तक फौजी की बात आपने की, तो उसमें इंटरनेशनल रूल्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इंटरनेशनल रूल्स ये कहते हैं जो 2
जेनीवा कन्वेंशन के अंदर भी आते हैं, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान भी आते हैं कि दोनों ने रेटिफाई किया हुआ है इसको कि जब लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई आदमी क्रॉस करेगा इनएडवर्टेंटली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस, मैं फिर रिपीट करूंगा, इनएडवर्टेंटली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस, तो उसको आप वापस करने के मजाज होंगे और वो फिर रिक्वेस्ट करते हैं थ्रू DGMO और आप उसको इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको वापस कर देते हैं और ऐसी मैंने भी यूनिट कमांड की है। तो गजनफर साहब अभी ना तो इनएडवर्टेंट था, हालांकि इंडिया ये कह रहा है कि जी गलती से पार कर गए, और ना टाइम ऑफ पीस है, अब क्या होगा? मैं यही कह रहा था ना, अब तो वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर से गुजरेगा। इसका UNO को जो भी एक्शन है उसको, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो मेजर पार्ट हैं, खासतौर पे जो अमेरिकन जैसे सुजन राइस ने फोन किया था अजीत कुमार डेविल को कि जी हाँ जी आपने लॉन्चिंग पैड पे किया टेररिज्म के, तो ये पूरे का पूरा जो चीज है और इसकी जो हैपनिंग है और जो इंडियन क्लेम्स हैं वो हमें उन लोगों को डिप्लोमेटिकली भी और UN को एज ए पार्ट ऑफ दी सीज़फायर वायलेशन, बिकॉज it comes into the Geneva rules also, it comes into the ICRC rules also, it comes into the UN under the UN Charter also. UN Charter बड़ी क्लियरली सेज की कि आप कोई एक्शन ऐसे। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, एक और चीज़ जो आपकी तवज्जो के लिए यहाँ ज़रूरी है कि जो यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर्स हैं जो 1949 से काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में तो काम कर रहे हैं लेकिन इंडियन कश्मीर में उनको जाने की इजाज़त नहीं होती। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगा कि उन ऑब्जर्वर्स को भी ये सारी बातें जिनका आपने तज़किरा किया है उनको नोटिस में भी लाए ताकि वो अपने रिकॉर्ड पे ला कर फिर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को भेजें? बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। असल में एक स्पेसिफिक मिशन है विच इज यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, उसका नाम ही इंडिया एंड पाकिस्तान है। यूनाइटेड वो उसका हेडक्वार्टर जो है पाकिस्तान में, तो उसका मेन हेडक्वार्टर आपने देखा पिंडी में है और उसके दो सब हेडक्वार्टर, एक कोसी में है और एक मुजफ्फराबाद में है, जहाँ पे उनके सेटेलाइट हेडक्वार्टर आप कहते हैं, फॉरवर्ड हेडक्वार्टर। इंडिया में जो श्रीनगर में होना चाहिए था वो उन्होंने रैंप अप किया हुआ है। तो ये तो UNO, जब आप UN की बात करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली UN पीस कीपिंग फोर्स के पास जाएगा और उसको UN पीस कीपिंग फोर्स के पास GHQ जो है या आर्मी जो है वो इधर पिंडी में भी जमा कराएगी एंड दे विल फॉर्मुलेट अ रिपोर्ट। अभी आज बान की मून की स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी पेपर में कि जी इंडिया को चाहिए कि जो UN पीस कीपिंग मिशन को अलाउ करे और हम बड़े हम कंसर्न हैं कि वहाँ पे जो इस वायलेशन के बाद जो इंडिया अलाउ नहीं करता, तो इसका मतलब है कि UN कम से कम ये रियलाइज करता है कि एक अथॉरिटेटिव फोर्स जो अंडर दी UN चार्टर बनाई उसको भी इंडिया वायलेट कर रहा है। अब इंडिया कौन कौन से कानून वायलेट करेगा? वो तो ह्यूमन राइट्स के कानून वायलेट कर रहा है। 11 जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो लॉ लगे हैं उसको यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल कह चुकी है कि इससे बड़े बारबैरिक, इससे बड़े इल ट्रीटमेंट के लॉ जो दुनिया में कहीं नहीं लगाए थे तो हिटलर ने लगाए थे। और मैं जो मोदी हिटलर को फॉलो करता है, नरेंद्र मोदी हिटलर से कौन सा कम है गजनफर साहब? वो भी तो हिटलर पार्ट 2 है। हिटलर मैं ही कह रहा हूँ ना, वो फाशिस्ट है बुनियादी तौर पर, उसका देसी वर्जन है, उसका जो है वो मतलब एक डिस्टॉर्टेड वर्जन है उसका। सही। अच्छा अस्करी साहब, ऐसे शख्स को जिसका माइंड ही जंगजुआना है, जिसको इंसानियत की कोई फिक्र नहीं है, जिसको सिर्फ और सिर्फ रिलीजन की बेस पर लोगों को टारगेट करने की आदत है जब से वो गुजरात को हेड करता था तब से, ऐसे शख्स से कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो कश्मीर में किसी भी तरीके से कुछ भी चीज़ों को मेलो डाउन करने की कोशिश करे या फिर जो वायलेशंस करता है उसको कम करने की कोशिश करे? वो तो उनके अपने सियासतदान मायावती साहिबा भी तो कहती है कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान से जंग लगाना चाहता है अपने इलेक्शंस के लिए। ऐसे में अगर भारत की जानिब से फौजी वापस करने की डिमांड भी की जाए तो पाकिस्तान का रिएक्शन डिप्लोमेटिकली क्या होना चाहिए? देखिए, हमारा ख्याल ये था कि जब वो गुजरात से निकलकर, इंडियन जो गुजरात स्टेट है उससे निकलकर जब वो उनके यूनियन लेवल, जिसको पाकिस्तान में फेडरल लेवल कहते हैं, दिल्ली में आके पूरे इंडिया की हुकूमत करेंगे तो उनकी सोच में उसी तरह वसअत आएगी और कम से कम हिंदुस्तान के अंदर जो है जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ मामला जो हैं बेहतर होंगे। लेकिन हमने देखा कि वो जो महदूद सोच और तंग नज़री का जो फ़लसफ़ा था वो उन्होंने जाके ऑल इंडिया लेवल पे भी एनफोर्स किया और उसका नतीजा ये निकला कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें भी और ख़ासकर पाकिस्तान की तरफ भी वही जज्बा हमें रिफ़्लेक्ट होता हुआ जो है नज़र आया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के अपने मामलात और मुश्किलात बढ़ते हैं। अगर हिंदुस्तान ने तरक्की करनी है तो बेहतर तो यही है कि बॉर्डर पे सुकून हो,
बॉर्डर पे अमन हो, बॉर्डर पे सुलह सफाई का माहौल हो, तभी जो है जो तरक्की के अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। लेकिन ये है कि हर तरफ कहीं ना कहीं महाज को खोले रखना और कहीं ना कहीं झगड़ों को चलाते रहना, इससे जो है महल्ले की पॉलिटिक्स तो चल सकती है लेकिन मुल्क की पॉलिटिक्स ये वारंट नहीं करती। इसकी वजह से हिंदुस्तान की बड़ी जमातें भी उन पे अब तनकीद कर रही हैं। सही। गजनफर साहब, दो चीजें थी जिसकी बेसिस पे नरेंद्र मोदी ने इलेक्शंस लड़ा, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक पाकिस्तान मुखालिफ बातें। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आने में तो टाइम लगता है, वो तो स्लो प्रोसेस है। क्या आपको लगता है कि क्विक सपोर्ट हासिल करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ये महाज खड़ा किया गया? हाँ बिल्कुल, कुछ सपोर्ट भी नहीं बल्कि एक इम्प्रेशन और एक जो वो मोदी का जो उन्होंने टीवी को इंटरव्यू दिया तब बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर कि जी मैं जब मेरे दौर में कोई ऐसी बात होगी या मुझसे पूछेगा मैं तो खत नहीं लिखूंगा, मैं तो चढ़ाई कर दूंगा। अब वो जो चीजें बगैर सोचे समझे जो बेवकूफ लोग करते हैं, जो मतलब अकल से पैदल लोग जो चीजें करते हैं, जब उसमें ऐसी बातें होती हैं तो फिर वो उसको सपोर्ट करना जो है उसके लिए आपको और बहुत अहमकाना इक़दाम करने पड़ते हैं। जैसे आप कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो वही तरीक़ाकार यहाँ आपको होता नजर आ रहा है। अब आप देखिए कि ठीक है वो अमेरिका उनके पीछे खड़ा हुआ है पैम्परिंग डैम, और उसकी वो पैम्परिंग से जो है वो एक लीड लेके किसी चीज को करना चाहते हैं, लेकिन क्या उसने अपने मुल्क के लोगों से ये वादे नहीं किए थे कि मैं आपको इकोनॉमिक एमेंसिपेशन में लेके आऊंगा, वहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर डेवलप होगा? तो क्या बना उसका? वो 23% लोग जो है वो तो पावर्टी लाइन से नीचे रहते हैं इंडिया के अंदर, हमारे से 2.5 गुना ज्यादा उनकी पावर्टी लाइन से नीचे रहते हैं लोग। लेकिन दोनों साइड्स का मुवाजना करें डॉक्टर साहब तो हम लोगों को लगता है जैसे हमारे यहाँ की साइड पर चीजें मुख्तलिफ हैं, वहाँ चीजें मुख्तलिफ हैं। अब बात करें अगर दोनों साइड की सिचुएशन के हवाले से, तो यहाँ हमारे आर्मी चीफ आते हैं नाजरीन, और आकर लाहौर में जो कि सरहद के बिल्कुल साथ है, बॉर्डर के बिल्कुल साथ है, वहां आकर गैरिजन एकेडमी के अंदर अपने फौजियों को ये कह कर जाते हैं कि ऑपरेशनल तैयारी मुकम्मल रखें। लेकिन दूसरी साइड पे इंडिया में इवैक्यूएशन शुरू हो जाती है। भारतीय पंजाब और साथ ही कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के कुछ इलाके, गुजरात के कुछ इलाकों से लोगों को 20,000 अफराद को इवैक्यूएट किया जाता है। डॉक्टर साहब, बड़ा डिफरेंस लग रहा है। हमारे यहाँ दलेरी किया जा रहा है, बॉर्डर के करीब एरियाज के अंदर आया जा रहा है, वहाँ आर्मी चीफ आ रहे हैं और दूसरी साइड से शहरियों को भी इवैक्यूएट किया जा रहा है। कैसे मुवाजना करते हैं? देखिए, यहाँ पे जो है खुद एतमादी का मुजाहरा है कि आर्मी चीफ जो है कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर आते हैं, फिर वो एक आर्मी गैरिजन स्कूल में जाते हैं, जो वो गुफ्तगू करते हैं, वो एक खुद एतमादी का मुजाहरा है। हिंदुस्तान के अंदर जब ये कहा जाता है कि ये वो फ्लैग उतारने वाली सेरेमनी बंद हो, कुछ लोगों को वहाँ से निकाला जाए, तो उसके 2 मकसद होते हैं। एक उनका मकसद ये होता है कि अपने मुल्क में यानी हिंदुस्तान के अंदर जो है वो एक तरह का नेशनलिज्म प्रमोट करके, बाहर का ख़तरा बताकर अपने डोमेस्टिक नेशनलिज्म को प्रमोट करके ये पॉसिबिलिटी ख़त्म कर दी जाए कि कोई आपकी पॉलिसी पे तनकीद ना करे। क्योंकि हिंदुस्तान में जितनी सेंटर, लेफ़्ट ऑफ द सेंटर और मार्क्सिस्ट पार्टीज़ हैं, उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन अब उन्होंने नेशनलिज्म का, अल्ट्रा नेशनलिज्म का, इंतहा पसंदाना नेशनलिज्म का एक इतना बड़ा जिन खड़ा कर दिया है जिसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं एक स्टेप पीछे हट गए हैं। तो एक मकसद ये भी होता है कि मुल्क के अंदर आपकी मुखालफत ना हो। दूसरा इसका मकसद ये होता है कि उनका ख्याल है कि ऐसा करने से, वहाँ बॉर्डर पे गांव खाली करने से, बॉर्डर पे कुछ एक्टिविटीज़ को कम करने, कुछ को बढ़ाने से पाकिस्तान के अंदर परेशानी होगी, पाकिस्तान पे एक दबाव आएगा, पाकिस्तान में एक खौफ पैदा होगा। ये जो ख्यालात हैं ये एक गलत फहमी की बुनियाद पर हैं, क्योंकि एक जो बुनियादी चीज़ समझने की ज़रूरत है, मगरिब का वहाँ इंटरेस्ट क्या है। बुनियादी तौर पर मगरिब का हिंदुस्तान में जो इंटरेस्ट है वो इक्तसादी है, चाहे असला बेचना हो, चाहे वो ट्रेड है। अब अमेरिका की, मगरबी कंट्रीज़ की जो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस हैं इंडिया में बहुत इन्वॉल्व हैं, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉरपोरेट का जो सेक्टर होता है उसका इंटरेस्ट होता है कि पीस हो, अमन हो। वो चाहेंगे पाकिस्तान से तिजारत करना, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मोदी साहब अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। अच्छा, गजनफर साहब की तरफ आऊंगी क्विकली। गजनफर साहब, इस बात का
वेस्ट साइड की बात की जा रही है तो वेस्ट में ही उनके अखबारों के अंदर इंडियंस लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गलत कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट, हफिंगटन पोस्ट, कितने ही अखबारों के अंदर भारतीयों ने ये लिखा है कि ये भारत के लिए गलत हो रहा है। ये वो तो गलत रहा है, देखिए ना, अगर आपकी चीजें स्टेबलाइज नहीं होंगी तो ट्रेड चल सकेगी, अगर आपकी चीजें स्टेबलाइज नहीं होंगी तो इकोनॉमी चल सकेगी। वॉर इकोनॉमी डिफरेंट होती है देन दी नेशनल इकोनॉमी। वॉर इकोनॉमी जो होती है वो तो सिर्फ डिफेंस पोटेंशियल को गियर अप करने पर लगाई जाती है। अब जो उन्होंने जहाज खाली करवाए हैं, ये उनके एक इंटेंशन, उनका एक प्लान है। प्लान ये है कि उन्होंने दुनिया को ये इंडिया देना था कि सर्जिकल स्ट्राइक क्योंकि हम कर रहे हैं और पाकिस्तान की रिटेलिएशन आएगी, पाकिस्तान एग्रेसिव है तो हम लोगों को हटा रहे हैं ताकि सिविलियंस ना मरे। ये बगैर मकसद के नहीं कराए गए, ये जहाज खाली कराए गए थे जब पार्लियामेंट में भी अटैक हुआ था, फोर्सेज आगे मूव की गई थी। तो लेकिन वो जो कुछ कर रहे हैं वो ग्राउंड रियलिटी से जो है वो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, उनकी अपनी फौज की जो स्टेटमेंट है उससे कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो आप जब प्रूफ के साथ देते हैं तो वो तो लोग बाय करते हैं, अभी लोग बाय कर लेंगे, ट्विस्टेड इंटरेस्ट से अमेरिकन बाय कर लेंगे उसको, लेकिन एक्चुअली जो चीजें ग्राउंड पर नजर आ रही है वो पाकिस्तान ने अगर मुकदमा ठीक पेश किया तो वो चीजें भारत के लिए फायदेमंद साबित नहीं होंगी, भारत के गरीब अवाम के लिए फायदेमंद साबित नहीं होंगी। ठीक है गजनफर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर हसन बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। लेकिन भारत ये बात समझे कि भारत अपने ही शहरियों के लिए खौफ व हिरास फैला रहा है। हमारे तो आर्मी चीफ आकर बॉर्डर के बिल्कुल करीब से होकर चले जाते हैं और वहाँ जो इवैक्यूएशन चल रही है वो भारत के अपने शहरियों में खौफ व हिरास पैदा कर रही है। इसके साथ ही भारत को ये भी समझना होगा कि इंटरनेशनली जो कवानीन है उसकी वायलेशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कब तक करते चले जाएंगे। मुझे तो इस बात पे भी अफसोस हुआ कि भारतीय फौजी जिन्होंने भारत के लिए जान दी, उनकी डेड बॉडीज पड़ी रही, उनकी फैमिलीज को क्या जवाब देगी भारतीय हुकूमत, ये भी सवाल है। हमारे आज के शो से इतना ही। हमें फीडबैक दीजिएगा। बाखबर सुबह के नाम से फेसबुक, ट्विटर दोनों पर मौजूद हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।